अच्छा जी, तो नेक्स्ट हमारे पास इसके अंदर अगर आप देखें तो सब एक्यूट स्टेज के अंदर ये है कि आपकी जो फिजियोथेरेपी जो मैनेजमेंट आएगी, उसके अंदर आपने क्या करना है कि उसके अंदर आपने कंट्रोल मोशन फेज़ वाली जो सारी मैनेजमेंट होती है ना, वो करनी है। उसके अंदर क्या होता है वो हम नेक्स्ट आगे जाके डिस्कस करेंगे। वैसे इसके अंदर हमारे जो गोल्स होते हैं वो ये होते हैं कि एक तो हमने इसके अंदर मोबाइल स्कार बनाना होता है और दूसरा ये होता है कि हीलिंग को प्रमोट करना है। अब स्कार डेवलप करने के लिए हम उसके अंदर क्या करते हैं, स्ट्रेचिंग करवाते हैं और इसके अलावा मोबिलाइजेशन या मैनिपुलेशन करते हैं। और जो हीलिंग है उसको प्रमोट करने के लिए वहाँ पे हम एक्टिव एक्सरसाइजेस करवाते हैं, ओपन एंड क्लोज चेन स्टेबलाइजेशन एक्सरसाइज करवाते हैं और साथ जो जनरल जो इंड्योरेंस है वो ज़्यादा कर देते हैं, मसल की इंड्योरेंस भी और कार्डियोपल्मोनरी इंड्योरेंस भी। ठीक है जी। नेक्स्ट आपके पास अब आ जाती है क्रॉनिक स्टेज, जिसके अंदर मैचुरेशन होगी और रीमॉडलिंग होगी। अब इसके अंदर हमने जैसे इसके अंदर डिस्कस किया था कि यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू बन जाता है। अब इसके अंदर जो कनेक्टिव टिश्यू बन चुका हुआ है उस कनेक्टिव टिश्यू की जो है ना मैचुरेशन होगी। ठीक है। और इसके अलावा जो स्कार टिश्यू है उसका जो है वो कॉन्ट्रक्चर होगा, स्कार टिश्यू की रीमॉडलिंग होगी और जो कोलेजन है वो अलाइन करेगा कि जिस तरफ स्ट्रेस है ना वो उस तरफ जो है वो कोलेजन अलाइन करेगा। अब अगर आपको पीछे पता हो तो इसके अंदर हमने कहा था कि जो इन्फ्लेमेशन है इसके क्लिनिकल साइंस के अंदर जो एक्यूट स्टेज के अंदर इन्फ्लेमेशन होती थी और पेन बिफोर टिश्यू रेजिस्टेंस थी। सेकंड स्टेज के ऊपर हमने कहा था कि इसके अंदर इन्फ्लेमेशन कम हो जाती है और पेन जो है वो सिंक्रोनस होती है विद टिश्यू रेजिस्टेंस, यानी जिस रेंज ऑफ मोशन की तक आपकी टिश्यू रेजिस्टेंस होती है उतने उसके यानी उस तक ही उसको जो है ना वो पेन होगी। और इसके अंदर ये होता है कि आपके पास रिटर्न टू फंक्शन फेज के अंदर इन्फ्लेमेशन बिल्कुल कम हो जाती है और पेन टिश्यू रेजिस्टेंस के बाद होती है। ठीक है। फिर इसके अंदर अब आपने क्या गोल्स क्या होते हैं कि आपने जो मैनेजमेंट करनी होती है वो आपने ऐसे करनी होती है कि रिटर्न टू फंक्शन फेज वाली वो हम आगे ज़्यादा डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा ये होता है कि इसके अंदर आपने जो स्कार जो बन चुका हुआ है उसकी टेंसाइल क्वालिटी को बेहतर करना और इसके अलावा फंक्शनल इंडिपेंडेंस को बेहतर करना है। अब स्कार की क्वालिटी को बेहतर करने के लिए आप प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथनिंग और इंड्योरेंस एक्सरसाइज वही बात करवाते हैं और फंक्शनल एक्सरसाइजेज या फंक्शनल इंडिपेंडेंस को बेहतर करने के लिए आप फंक्शनल एक्सरसाइजेज करवाते हैं। ठीक होगी बात। अच्छा, इसके अंदर जितनी भी थ्योरी लिखी है ना इसके अंदर सिर्फ चंद बात एक आधी बात है जो इम्पोर्टेंट है और वो इसकी ड्यूरेशन है सिर्फ। ठीक है। यानी अगर आप एक्यूट स्टेज के अंदर देखें तो एक्यूट स्टेज की ड्यूरेशन यहाँ पे लिखी हुई है कि ये 4 to 6 डेज तक लास्ट करती है। ठीक है। और इसके अलावा अगर आप देखें तो जो क्रॉनिक स्टेज है ना यानी जिसके अंदर मैचुरेशन एंड रीमॉडलिंग हो रही है, नहीं सबसे पहले आप सब एक्यूट स्टेज के ऊपर आए तो सब एक्यूट स्टेज के अंदर आपको नज़र आ रहा है कि 10 to 17 डेज तक लास्ट करती है और जो क्रॉनिक स्टेज होती है ये तकरीबन 6 मंथ से लेके तो 1 ईयर तक लास्ट करती है। ये हो गया। अब ये एक्यूट स्टेज होगी, सब एक्यूट स्टेज जो क्रॉनिक स्टेज इसकी जो ड्यूरेशन है वो इसके अंदर लिखी हुई है। अदर देन दैट इसके अंदर कोई ऐसी बात नहीं है जो कि इस टेबल के अंदर नहीं है। ठीक है। तो आपने इस टेबल को अच्छे तरीके से याद करना है और ये ड्यूरेशन जो है ना ये याद कर लेनी है। अब नेक्स्ट आ जाता है कि आप इसकी मैनेजमेंट कैसे करेंगे। ठीक है। यानी आपने एक्यूट सब एक्यूट और क्रॉनिक स्टेज पढ़ी है, अब इनकी मैनेजमेंट कैसे होगी। जैसे कि एक्यूट स्टेज की तरह हमने कहा था कि मैक्सिमम प्रोटेक्शन फेज है, तो इसके अंदर भी आपको ये सारी थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपने डायरेक्ट इस टेबल के ऊपर आ जाना है। ठीक है। इस टेबल के ऊपर आप देखें तो यही क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आता है, यानी आपसे वो ये पूछेंगे कि आप बताएं कि किस तरह से आप ना एक्यूट स्टेज ऑफ टिश्यू इन्फ्लेमेशन को मैनेज करेंगे। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपने उसका लिखने का तरीका ऐसे ही होगा, यानी सबसे पहले आप स्ट्रक्चर और फंक्शनल इंपेयरमेंट्स लिखेंगे, फिर अपना प्लान लिखेंगे और फिर प्रिकॉशंस और कॉन्ट्राइंडिकेशंस लिखेंगे। जो बच्चा ये 4 पॉइंट्स पूरे नहीं लिखेगा उसको पूरे नंबर भी नहीं मिले। यानी अगर आप ये सोचते हैं कि उन्होंने तो सिर्फ फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट पूछी है तो हम सिर्फ मैनेजमेंट लिख देते हैं और इंपेयरमेंट्स भी नहीं लिखते और प्रिकॉशन कॉन्टेंट इंडिकेशन भी नहीं लिखते तो फिर नंबर पूरे नहीं मिलेंगे। जब भी आपसे वो मैनेजमेंट पूछेंगे आपने ये सारी बातें बतानी है। ठीक है। अब देखें कि आप ना जो एक्यूट स्टेज ऑफ इन्फ्लेमेशन थी आपको पता है कि उसके अंदर सबसे पहली आपने जो इम्पेयरमेंट बतानी है वो क्या होता है। एक तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे इन्फ्लेमेशन है। ठीक है। इन्फ्लेमेशन होती है तो वहाँ पे क्या होता है कि पेन भी होती है, एडिमा भी होता है, मसल स्पैज़म भी होता है। जब ये सारी बातें होती हैं तो वहाँ पे जो मूवमेंट होती है वो इम्पेयर होना शुरू हो जाती है और जॉइंट डिफ्यूजन होती है, यानी जॉइंट में से कुछ जो फ्लूइड है वो बाहर मूव करेगा। ठीक है। तो इसकी वजह से आपके पास यानी अगर कोई जॉइंट इंजर्ड है या वहाँ पे आर्थराइटिस है तो वहाँ पे जॉइंट इफ्यूजन भी हो सकती है और जो एसोसिएटेड एरियाज उनका यूज़ भी जो पेशेंट है ना वो कम कर देता है। ठीक होगी बात। अब ना ये इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा इसलिए है
क्योंकि आगे आपने जितने भी चैप्टर्स पढ़ने हैं उन चैप्टर्स के अंदर जितनी भी चीज़ों की मैनेजमेंट होगी उन सब की मैनेजमेंट आप, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप टेनिस एल्बो पढ़ते हैं तो टेनिस एल्बो की मैनेजमेंट भी आपने ऐसे बतानी है कि मैक्सिमम प्रोडक्शन फेज होता है, मॉडरेट प्रोडक्शन फेज होता है और मिनिमम प्रोडक्शन फेज या रिटर्न टू फंक्शन फेज होता है। तो मैक्सिमम प्रोडक्शन फेज की जो पॉइंट्स आपने हेडिंग्स याद करनी है वो आपके सारे चैप्टर्स के अंदर एक ही होंगी। जैसे अगर एक्यूट स्टेज ऑफ टिश्यू इन्फ्लेमेशन है तो उसके अंदर ये जो 5 पॉइंट्स है ना, ये आपने हर किसी डिजीज़ के अंदर ये लिखने होते हैं, ठीक है ना। तो इस वजह से इन पॉइंट्स को आपने याद कर लेना है, इनका आप कोई निमोनिक बना लें बेशक या जैसे भी याद करें। सबसे पहले आपने एजुकेट द पेशेंट वाला पॉइंट तो ज़रूर ही लिखना होता है, जो कोई भी डिजीज़ अगर आपके पास आए, ठीक है। और इसके अलावा ये है कि आपने पेन, एडिमा और जो स्पैज़म, क्योंकि देखें जो इम्पेयरमेंट्स होती हैं ना उन्हीं को आपने मैनेज करना है। अगर आप इन इम्पेयरमेंट्स को अलग से याद नहीं भी करते और आप सिर्फ प्लान ऑफ केयर याद कर लेते हैं तो इन्हीं चीज़ों को उठा के आप इम्पेयरमेंट्स के अंदर लिख देते हैं। जैसे आपने कहा कि आप पेन, एडिमा और स्पैज़म को कंट्रोल करेंगे, तो जाहिर है कंट्रोल करने से मतलब है कि उसके अंदर इम्पेयरमेंट यही थी, पेन, एडिमा, स्पैज़म, ठीक है। दूसरी बात ये होता है कि आप जो सॉफ्ट टिश्यूज और जॉइंट की जो इंटेग्रिटी और मोबिलिटी है उसको आपने मेंटेन करना है। तो आप इसके अंदर ये लिख देते हैं कि आपके पास जो सॉफ्ट जॉइंट की जो इंटेग्रिटी है, मोबिलिटी है, वो लॉस होती है इम्पेयरमेंट के अंदर। इसके अलावा आपने जो जॉइंट की स्वेलिंग है वो रिड्यूस करवानी है और जो एसोसिएटेड एरियाज है उनका जो इंटेग्रिटी और फंक्शन है उसको भी आपने क्या करना है, मेंटेन करना है। अब ये हेडिंग्स आपने बहुत अच्छे तरीके से याद करनी है। एक तो ये क्वेश्चन इस चैप्टर में से बहुत इंपॉर्टेंट और ये आगे सारे चैप्टर्स के अंदर भी आपका जो है ना वो बहुत काम आने वाली चीज़ है। अब सबसे पहले एजुकेट द पेशेंट, आपने क्या पेशेंट को एजुकेट करना होता है, इसके अब आपने ये जो सारी चीज़ें ना ये आपको जनरली आती होती हैं। सो इसको एज इट इज़ ऐसे रट्टा मारने की जरूरत नहीं होती, आप इसको बस एक दफ़ा पढ़ लेंगे ना तो आपको याद हो जाएगा। यानी पेशेंट को आपने क्या एजुकेट करना है, उसका जो एंटिसिपेटेड जो रिकवरी टाइम है वो आप उसको बताएंगे कि उसको इतना टाइम लगेगा हील वगैरह होने के अंदर। अगर पेन की आप बात करें, अब देखें सबसे पहले अगर आप हेडिंग आपने आप याद की हो ना, अगर कंट्रोल पेन, एडिमा, स्पैज़म, तो इसकी इंटरवेंशन लिखना आपके लिए आसान होगा। जैसे अगर वहाँ पे एडिमा है तो आप उसके ऊपर क्या करेंगे कि कंप्रेशन अप्लाई करेंगे, ठीक है। उसको आप कहेंगे कि वो एलिवेट करे, या जो मसाज वगैरह होता है वो आप करते हैं उस एडिमा को कम करने के लिए। पेन है तो आप उसको, क्योंकि इन्फ्लेमेशन के अंदर आपको पता है कि जो मोडेलिटी हम हॉट पैक कभी भी इस्तेमाल नहीं करते, हम कोल्ड पैक इस्तेमाल करते हैं। तो पेन के लिए मोडेलिटी हमारे पास कोल्ड हो गया, ठीक है। एडिमा के लिए आपके पास क्या हो गया, कंप्रेशन, एलिवेशन, मसाज हो गया। और इसके अलावा ये होता है कि आप उस पार्ट को इमोबिलाइज करते हैं, यानी किसी भी सप्लीमेंट से, या उसको रेस्ट देते हैं और ऐसी पोजीशंस अवॉइड करते हैं जिससे उस पार्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आए। और साथ आप जेंटल ग्रेड 1 और 2 के अंदर जॉइंट ऑसिलेशंस भी करते हैं पेन फ्री मोशन के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास ये है कि अब आपने ना करना है जो सॉफ्ट टिश्यूज़ और जो जॉइंट की इंटेग्रिटी एंड मोबिलिटी है उसको मेंटेन करना है। तो जब भी आपने इंटेग्रिटी या जो मोबिलिटी है उसको अगर मेंटेन करना हो तो आपको पता है कि जॉइंट 1 और 2 की जो ग्रेड 1 और 2 की ऑसिलेशंस होती है वो देते हैं। और अगर आपने मोबिलिटी इंक्रीज़ करनी हो, यानी रेंज ऑफ मोशन इंक्रीज़ करनी है, तो फिर ग्रेड 3 और 4 के ऊपर जाते हैं। सो अगर आप जॉइंट, इसके अंदर मेंटेन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया यहाँ पे, ठीक है। सो अगर आपने इसको जो है ना इसकी इंटेग्रिटी या मोबिलिटी मेंटेन करनी है तो उसके लिए एक तो ये होगा कि आप इसमें सिंपली जो पैसिव मूवमेंट्स होती हैं वो कराएंगे, ठीक है। और इसके अलावा आप उसके अंदर मसल सेटिंग एक्सरसाइजेस करवाएंगे, कोई इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन दे सकते हैं, और साथ आप ये भी इसके अंदर मेंशन कर दें कि ग्रेड 1 और 2 के अंदर आपने जॉइंट ऑसिलेशन भी करानी है, ठीक है। देन आपके पास फोर्थ पॉइंट आ जाता है कि रिड्यूस जॉइंट स्वेलिंग इफ सिम्टम्स आर प्रेजेंट, यानी कि जॉइंट स्वेलिंग की जो सिम्टम्स हैं उसके लिए यही होता है कि आप वहाँ पे कोई सप्लिमेंट कास्ट लगा देते हैं, उसको एलिवेट कर देते हैं, ठीक है। और अगर वहाँ पे कोई ब्लड है, यानी ब्लड अगर वहाँ पे आ गया है तो फिर आप उसकी मेडिकल इंटरवेंशन लेते हैं। देन आपके पास आ जाता है कि जो एसोसिएटेड एरिया, यानी फॉर एग्जांपल अगर आपके पास हम एल्बो की बात कर रहे हैं तो जो आपके पास शोल्डर या जो हैंड है या जो रिस्ट है उसको भी आप ट्रीट करते हैं साथ। तो उसके लिए होता है कि आप वहाँ पे एक्टिव असिस्टिव एक्सरसाइजेस करवाते हैं। इसके अलावा ये है कि आप वहाँ पे जो फ्री एक्सरसाइज रेजिस्टिव एक्सरसाइज कराएंगे, एरोबिक कराएंगे। और इसके अलावा जो आपके पास कह लें कि जो वैसे जो प्रॉक्सिमल और जो डिस्टल पार्ट्स होते हैं उनकी जनरली आपने एक्सरसाइजेस करानी है। अब प्रिकॉशन इसके अंदर क्या है, प्रिकॉशन आपको ये पता है कि जब भी इन्फ्लेमेटरी स्टेज होती है ना तो उसके अंदर रेस्ट और मूवमेंट, ये ऐसी दो चीज़ें हैं कि जिसकी आपने प्रॉपर डोजेज जो है ना वो तय करनी होती है, क्योंकि आपने इतनी ज़्यादा मूवमेंट भी नहीं करवानी कि पेशेंट की इन्फ्लेमेशन जो है वो मज़ीद वर्स हो जाए, और ना ही आपने प्रोलॉन्ग रेस्ट करवानी है कि उसके अंदर रेस्ट के वर्स सिम्टम्स आ जाएँ, ठीक है। और वो कहते हैं कि साइंस ऑफ टू मच मूवमेंट आर इंक्रीज्ड पेन और इंक्रीज इन्फ्लेमेशन, यानी अगर पेशेंट को आप एक्सरसाइज कराते हैं और अगर वो ये कहता है कि मेरी पेन ज़्यादा हो गई या मेरी इन्फ्लेमेशन ज़्यादा हो गई है तो इसका मतलब है कि आप जो है ना एक्सेसिव मूवमेंट करा रहे हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशन ये है
कि जब भी इन्फ्लेम्ड या जो स्वोलन टिश्यू होता है उसके अंदर आपने कभी भी स्ट्रेचिंग या रेजिस्टेंट एक्सरसाइज जो होती है ना वो नहीं करानी होती, ठीक है। तो इस स्टेज के अंदर अगर आप देखें भी तो प्लान के अंदर कहीं पे भी हमने स्ट्रेचिंग या रेजिस्टेंट एक्सरसाइज नहीं की, तो ये आपने बात याद रखनी है। अब इसके अंदर ये टेबल ही इंपॉर्टेंट है, बाकी ये जो सारी थ्योरी लिखी हुई है ना वो यही सारी बातें लिखी हुई हैं। तो ये क्वेश्चन भी बड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपने इसकी हेडिंग्स भी मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ कि आपने ये इसको ऐसे ही याद कर लेना है। ये पॉइंट्स आपको याद होने